अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री। और आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे इंथाल्पी। अब लास्ट टाइम जब हमने इंटरनल एनर्जी को स्टडी किया और साथ में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात की, तो वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अंदर बच्चे हमने इंटरनल एनर्जी की एक इक्वेशन बनाई थी, डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वहाँ पे हमने ये कहा था कि सिस्टम और सराउंडिंग उसके दरमियान जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ वर्क। और केमिस्ट्री के केस में हम वो वर्क कौन सा लेते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। W इज़ इक्वल टू पी डेल वी। और अगर एक्सपेंशन होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो हम साइन यहाँ पर क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। और फिर बच्चे हम वहाँ पर हमने एक केस कहा था कि हीट, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क करते हैं और साथ में बच्चे वहाँ पर जो है वो कंडीशन हम क्या रखी थी, हमने रखी थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि हमने वहाँ पर जो वॉल्यूम था बच्चे उसको क्या रखा था, उसको कांस्टेंट रखा था। मीन लास्ट में हमने स्टडी किया था हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी तो उसकी इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू वी। जहाँ पे हमने ये कहा था कि चेंज, सॉरी, ये जो वी है ये सबस्क्रिप्ट के अंदर नीचे ऐसे डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू यहाँ पर भी। और बच्चे वहाँ पर हमने कहा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन जब इंथाल्पी को हमने डिस्कस करना है तो वहाँ पर हमने कंडीशन क्या रखनी है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब वहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पे हमने कंडीशन रखी थी कांस्टेंट वॉल्यूम। और आज हम क्या रखने जा रहे हैं बच्चे, कांस्टेंट प्रेशर। और इस कांस्टेंट प्रेशर पे हमने हीट चेंज को स्टडी करना है। तो बच्चे देखें, जब हम सिस्टम के अंदर हीट को ऐड करेंगे तो कुछ जो हीट होगी वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगी, और जो बाकी हीट बचेगी बच्चे वो यूज़ होगी टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग। मीन हम वही बात आ गई ना कि जो हीट है उसे फर्दर हम क्या कह रहे हैं कि जो हीट है वो एक तो उस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगी, और साथ में वो यूज़ होगी, जो रिमेनिंग होगी वो यूज़ होगी टू डू द वर्क ऑन द सराउंडिंग। अब यहाँ पे बच्चे क्या होगा, वर्क इज़ डन बाय द गैस। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपेंशन होने जा रही है। जो गैस है वो उस पिस्टन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट मूव करवा रहा है। तो जब उस पिस्टन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट मूव करवाएंगे तो हम बोलेंगे वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। देखें ना, लेट्स सपोज हमारे पास पिस्टन पहले यहाँ पर था, अब इसके ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर इस पिस्टन को एक्सपेंड कराकर ऊपर लेकर जाना है तो मीन जो सिस्टम वर्क डन कर रहा है वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट कर रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, मीन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम कहें कि हमारे पास इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और साथ में वर्क डन बाय द गैस लेंगे तो हमारे पास एक और क्वांटिटी आती है, सिस्टम की प्रॉपर्टी आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंथाल्पी और हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। इसको डिनोट कैपिटल एच से करते हैं। ये एक स्टेट फंक्शन है, ये भी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फिर हम बच्चे क्या कहेंगे कि इंथाल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। कि अगर हम इंटरनल एनर्जी और साथ में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम और इंटरनल, इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंथाल्पी आ जाएगी। ये एक स्टेट फंक्शन है, इसको मेजर किस में करते हैं, जॉल के अंदर करते हैं। जैसे हमने इंटरनल एनर्जी में कहा था कि इंटरनल एनर्जी की हम एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। सेम हियर, इंथाल्पी की भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, चेंज इन इंथाल्पी को हम फाइंड कर सकते हैं। तो चेंज इन इंथाल्पी को फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन के अंदर सबके साथ बच्चे क्या लेंगे, डेल लेंगे। ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एच डेल्टा ई। अब चूंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट था तो हमने बाहर क्या लिख दिया, डेल्टा लिख दिया। अब यहाँ पर टू स्टेट एक कंडीशन बनेगी, एक दफ़ा हम प्रेशर के साथ डेल्टा लिखेंगे, वॉल्यूम के साथ नहीं लिखेंगे, और दूसरे केस में वॉल्यूम के साथ लिखेंगे, प्रेशर के साथ नहीं लिखेंगे। अभी हमने कहा था कि हम स्टडी करने जा रहे हैं हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो मीन डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, जिसकी वजह से ये वी डेल्टा पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ज़ीरो। तो हमारे पास बच्चे फिर रिमेनिंग क्वेश्चन क्या बन जाएगी, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब बच्चे देखें, अब अगर हम यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड की बात करेंगे तो बच्चे लिक्विड और सॉलिड के अंदर हमें पता है कि चेंज इन वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं आता। तो हम बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, देखो ना, सॉलिड है
उस पर अगर हम प्रेशर लगाते भी तो उसका वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा तो डेल वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। अगर डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो मीन लिक्विड और सॉलिड के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ आलमोस्ट इक्वल टू चेंज इन इंथाल्पी। मीन इस केस में डेल्टा एच आलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई। चेंज इन इंथाल्पी इज इक्वल टू आलमोस्ट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये किस केस के अंदर, ये बच्चे हम केस पढ़ने जा रहे हैं इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। अब बात करते हैं हम गैस के अंदर। अब बच्चे देखें यहाँ पर हमने जो है इस इक्वेशन के अंदर हमने डेल्टा ई की वैल्यू पुट करनी है। और हमने लास्ट टाइम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ भी चुके हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और हमें पता है बच्चे कि यहाँ पर क्या हो रहा था, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन हो रही है। तो मैं डब्ल्यू की वैल्यू क्या पुट करूँगा, माइनस पी डेल्टा वी। तो ये इक्वेशन डेल्टा की क्या बन जाएगी, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। और बच्चे यही डेल्टा ई की ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखें डेल्टा एच इज़ इक्वल टू, अब डेल्टा ई की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ये कहाँ से आया, अभी हमने वर्क की वैल्यू निकाली। और साथ में ये क्या लिखा हुआ है, प्लस पी डेल्टा वी। तो बच्चे पी डेल्टा वी से कट जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग चीज़ क्या बच जाएगी, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू पी। और बच्चे ये इक्वेशन किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हीट चेंज करेंगे तो वो सिस्टम की इंथाल्पी को चेंज कर देगी। या हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन इंथाल्पी इज़ इक्वल टू द हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। और बच्चे जो ज़्यादातर जो रिएक्शन कैरी किए जाते हैं वो किए जाते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर रेदर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बजाय हम ज़्यादा जो कंडीशन रखते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर की रखते हैं। तो इस वजह से डेल्टा, क्योंकि बच्चे डेल्टा जो एच होता है चेंज इन इंथाल्पी, उसके साथ काम करना थोड़ा सा आसान होता है। और इसी वजह से बच्चे जब हम नेक्स्ट इंथाल्पी को मेजर करेंगे कि इसके अंदर इन बॉम क्लोरीमीटर और ग्लास क्लोरीमीटर, तो इस वजह से क्योंकि इंथाल्पी को मेजर वहाँ पर करते हैं तो इस वजह से वहाँ पर वो जो दोनों के दोनों जो क्लोरीमीटर है वो फिर उनकी कंडीशन क्या रखेंगे, दे वर्क एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये भी अपनी बात याद रखनी है, नेक्स्ट भी हम इसको देखेंगे। बच्चे यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करनी है, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमारे डाटा सारे का सारे बच्चे गिवन है। देखें हमारे पास ये इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 2H2। हमें पता चलता है कि बच्चे वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर इनकी चेंज इन इंथाल्पी हमें कितनी दी हुई थी, वो थी 484.5 किलो जूल पर मोल हीट इज़ इवॉल्व। मीन डेल्टा एच इज़ इक्वल टू -484.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन ये जो चेंज इन इंथाल्पी उन्होंने दिया था बच्चे, ये था 2 मोल्स के लिए। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट के 2 मोल्स बन रहे हैं। अगर हम 1 मोल के लिए चेंज इन इंथाल्पी फाइंड करें तो इसको हम टू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -242.2 किलो जूल पर मोल। और नेगेटिव साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये डेल्टा एच की वैल्यू किसके लिए है, फॉर 1 मोल ऑफ द वाटर। अब बच्चे हमने डेल्टा ई फाइंड करनी है, तो डेल्टा ई को हम इंथाल्पी वाली इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं। इंथाल्पी वाली इक्वेशन क्या थी, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब बच्चे हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू तो आ गई है, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा ई की। लेकिन अभी तक हमारे पास पी डेल्टा वी की वैल्यू भी नहीं है, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, पी डेल्टा वी। वैसे इसको अरेंज भी कर लेते हैं। देखें डेल्टा ई को इसी साइड पर रहने दें, पी डेल्टा वी इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी इज़ इक्वल टू डेल्टा ई। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चे मतलब हमने अभी फाइंड क्या करनी है, पी डेल्टा वी। तो हम यहाँ पर लगाते हैं जनरल गैस इक्वेशन, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। दोनों साइड पर बच्चे डेल्टा लेंगे, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। और बच्चे डेल्टा एन हमारे पास क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल, मीन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल यहाँ पर कितने हैं, 2, रिएक्टेंट कितने हैं, 3। तो 2 - 3 करेंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। और बच्चे यहाँ पर क्या होता है, जनरल गैस कांस्टेंट। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री। तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 के अंदर 100 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 373। तो इस बच्चे इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास बच्चे आंसर क्या आ जाएगा, -3.10 किलो जूल। अब बच्चे ये जो एनर्जी आई है, ये जो वैल्यू आई है, ये भी 2 मोल के लिए आई है। अगर हमने पी डेल्टा वी की वैल्यू 1 मोल के लिए फाइंड करनी है तो उसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करके यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखें डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी, -242। डेल्टा पी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आई है, -1.55। तो माइनस माइनस क्या देंगे, प्लस। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा ई का
240.6 किलो जूल पर मोल। अब बच्चे हम बात करते हैं इंथाल्पी की टाइप्स की बात करते हैं, और हम फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे देखते हैं इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एक आपने बात याद रखनी है कि जब भी हम इंथाल्पी को मेजर करेंगे तो वहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन रखेंगे, और इंथाल्पी मेजरमेंट के केस में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होगा बच्चे इंथाल्पी के केस में, वो हमारे पास टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री, जिसे हम कैलोन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 कैलोन बनेगा, और साथ में हम प्रेशर कितना रखते हैं 1 atm रखते हैं। ये STP कंडीशन होगी जहाँ पे भी हमने इंथाल्पी को फाइंड करना है। लेकिन अगर हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात करें तो बच्चे मोलर वॉल्यूम के अंदर हम जो STP कंडीशन रखते हैं वो भी याद रखनी है। वहाँ पर हम टेम्परेचर रखते थे 0 डिग्री। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री रखेंगे मीन 273 कैल्विन रखेंगे, तभी वैल्यू उसकी आती थी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। और हमने ये भी कहा था अगर वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करके रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे तो वो 22.414 से वैल्यू इंक्रीज़ होकर कहाँ पे आ जाएगी 24 क्यूबिक डेसीमीटर पर आ जाएगी। तो ये आपने दोनों डिफरेंस याद रखने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंथाल्पी। तो इंथाल्पी के केस में STP कंडीशन क्या बनेगी, टेम्परेचर 25 डिग्री मीन रूम टेम्परेचर 293 कैल्विन, और साथ में प्रेशर कितना बनेगा बच्चे 1 atm। और उसके अलावा जितनी भी हमने यहाँ पर जितने भी हमने कंपाउंड लेने हैं तो उनके साथ हमने फिज़िकल उनको उनकी जो जो स्टैंडर्ड जो फिज़िकल स्टेट है उसके अंदर लेना। जो कोई गैस अगर वो है तो गैस में लेंगे, कोई लिक्विड है तो लिक्विड में लेंगे, अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड में लेंगे। अब बच्चे फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अगर हम यहाँ पर बच्चे इस इक्वेशन ये डायग्राम से अगर हम इसको समझें, देखिए ये हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो बच्चे प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल लो होता है, वो स्टेबल होती हैं। जो रिएक्टेंट्स होता है उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब अगर हम इंथाल्पी के लिहाज से बात करें तो बच्चे हम ये बोलेंगे कि इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस देन द इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की इंथाल्पी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की इंथाल्पी कम है। तो जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर आएंगे तो मीन इंथाल्पी में क्या हो रहा है, लॉस। उस इंथाल्पी में लॉस की वजह से वहाँ पर इंथाल्पी चेंज की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। मीन जो हीट है वो सिस्टम से क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है। जो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अब बच्चे हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की इंथाल्पी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की इंथाल्पी कम होती है। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सोथर्मिक केस में वो क्या थी, स्टेबल थी। तो अब बच्चे देखें, अब हम जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, गेन इन इंथाल्पी, और उस गेन इन इंथाल्पी की वजह से जो हीट है वो सिस्टम के अंदर ऐड भी होगी, और उसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब अगर हम बच्चे डिफाइन करें इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन को तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इज़ द इंथाल्पी चेंज विच अकर व्हेन सर्टेन number of mole of reactant as indicated by the balanced chemical equation react together completely to give the product under the standard condition। और वह standard condition क्या है, 25 डिग्री टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पर जितने बच्चे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनको उनकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट के अंदर लिखना है, और इसका यूनिट क्या होते हैं, किलो जूल पर मोल। देखिए ना बच्चे, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन में हम क्या बोलने जा रहे हैं कि कोई वो इंथाल्पी चेंज जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट हों वो कम्प्लीटली आपस में रिएक्ट करें और किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे मीन वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसके अंदर जो इंथाल्पी चेंज आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब हम अगर हम बात करें 2H2 + O2 2H2O, देखें इनके साथ हम बच्चे फिजिकल स्टेट भी लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फिजिकल। देखें हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जो वाटर बन रहा है वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, और साथ में बच्चे यहाँ पे कंडीशन STP क्या लेनी है, टेम्परेचर 25 डिग्री और साथ में प्रेशर 1 atm लेंगे। और बच्चे ये देखें इसकी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव के अंदर आ रही है, तो मीन हमारे पास ये क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन की, तो इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन हम किसे बोलते हैं, द स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आर इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। कि अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बनता है किससे, उसके एलिमेंट से, तो जब कंपाउंड का 1 मोल बनेगा तो जितनी हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन। इसको बच्चे डिनोट किसे करते हैं, डेल्टा एच एफ के साथ ऊपर हम वो डॉट का साइन इंडिकेट करते हैं, और साथ में बच्चे जितने भी हमने यहाँ पर सब्सटेंस लेने हैं उनको उनकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में लिखना है। साथ में हमने ये STP कंडीशन लेनी है, इसको यूनिट इसको भी मेजर करते हैं हम किलो जूल पर मोल के अंदर। एग्जाम्पल बच्चे देखें, मैग्नीशियम +12O2 ये एलिमेंट्स हैं, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, जितनी हीट इवॉल्व हुई वो उसकी इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, -692 किलो जूल पर मोल। इस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें
तो ये देखें यहाँ पे कार्बन सॉलिड फॉर्म है, इसके साथ हमने जो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट भी लिखी है, ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो भी गैशियस फॉर्म में बनेगी। कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी? -393.7 किलो जूल पर मोल। तो बच्चे हमारे पास मतलब जब कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का 1 मोल बनेगा तो उस वक्त इतनी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है। उसे हम क्या बोलेंगे? इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। नेक्स्ट बच्चे हम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन is defined as the amount of heat absorbed when 1 mole of gaseous atoms are formed from the elements under the standard condition। बच्चे आपने याद रखना है जब हम बात करते हैं ना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक भी हो सकता है प्रोसेस, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। मीन वहाँ पर हीट इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। लेकिन याद रखना कि जब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के अंदर हम बच्चे उसके एलिमेंट से हमने क्या बनाने हैं? उसके गैशियस एटम्स बनाने। एटमाइजेशन मीन हमने उसके गैशियस एटम्स का 1 मोल बनाना है। तो जब हम किसी भी एलिमेंट से स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर उससे उसके एटम्स का 1 मोल बनाएंगे तो उस वक्त बच्चे हमेशा एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। मीन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज़ ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें हमेशा जो हीट होगी वो क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। और बच्चे यहाँ पर हमने बनाने क्या हैं? एलिमेंट से एटम्स के 1 मोल बनाना है। यहाँ पर देखें जैसे बच्चे यहाँ पर जो हाइड्रोजन है पहले ये एलिमेंटल फॉर्म में हमने हाफ H2 है, अब उसको हमने फॉर्म कन्वर्ट कर दिया गैशियस एटम के अंदर। जब गैशियस एटम हाइड्रोजन का 1 मोल बना तो उस वक्त कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है? 218 किलो जूल पर मोल। और मैंने कहा ये हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? इट इज़ ऑलवेज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और बच्चे हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होती हैं जिससे हम उनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। पहले हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हमारे पास बच्चे क्या होता है कि जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साथ में क्या बनता है? वाटर प्लस साल्ट। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट और वाटर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब बच्चे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम किसे बोलेंगे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when 1 mole of hydrogen ion from an acid react with 1 mole of hydroxide ion from base to form 1 mole of water। कि कोई एसिड था, एसिड से क्या बने? हाइड्रोजन का 1 मोल, बेस ने क्या दिया? हाइड्रोक्सल का 1 मोल। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 1 मोल ऑफ वाटर। तो उस वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एग्जांपल की बात करते हैं, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट करवाएंगे, अब सोडियम, अब वहाँ पर बच्चे HCl ने क्या देना है? H पॉजिटिव आइन, और NaOH ने क्या देना है? OH नेगेटिव आइन। जब वो रिएक्ट करेंगे साथ में वाटर बनेगा तो बच्चे उसकी जो है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो कितनी होगी? -57.4 किलो जूल पर मोल। मीन ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं बच्चे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, कन्वर्ट होगी Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आइन के अंदर। तो बच्चे जब भी हम इन सोल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन का फिनोमेना होगा। लेकिन आपने बात याद रखनी है कि वहाँ पर चेंज सिर्फ एक ही हो रहा है, और वो चेंज क्या हो रहा है कि वाटर का 1 मॉलिक्यूल की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। मीन जस्ट क्या हुआ कि एसिड अपना H पॉजिटिव देगा, बेस अपनी OH नेगेटिव देगी, दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। और बाकी जो सोडियम आइन है, जो क्लोराइड आइन है, वो सोल्यूशन के अंदर क्या रहेंगे? वो फ्री रहेंगे। तो मीन फिर हम ये कह सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इट इज़ मेयरली, इट इज़ जस्ट वो क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम इट्स आयनिक कंपोनेंट्स। के मीन जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये जो आयनिक कंपोनेंट है, जब ये दोनों मिलेंगे तो इन दोनों के मिलने से जब वाटर का 1 मोल बनेगा, तो मीन वाटर का 1 मोल जब बनेगा तो इस वाटर की जितनी इंथैल्पी ऑफ या हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी तो वो यूज़ की क्या होगी? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी। क्योंकि देखें ना यहाँ पर बच्चे और तो कोई चीज़ बन नहीं रही, जस्ट यहाँ पर क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो वाटर की जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, या वाटर के हम ये कह सकते हैं कि उसकी यहाँ पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो ही हमारी क्या आ रही है? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ रही है। मीन ये जो आंसर आ रहा है ना 57.4, ये एक्चुअली क्या है? इट इज़ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम इट्स आयनिक कंपोनेंट। तो ये देखें H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन मिलेंगे, वाटर का 1 मोल बन जाएगा, साथ में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐसे रहेंगे। और ये इक्वेशन देखें बच्चे, एक्चुअली वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा है कि जो वाटर है उसका 1 मोल बन रहा है फ्रॉम इट्स आयनिक कंपोनेंट्स, और इतनी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है। और नेक्स्ट बच्चे हम कहते हैं कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइजेशन का करेंगे प्रोसेस, तो उस वक्त हमेशा अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही एनर्जी रिलीज़ होगी। कितनी? -57.4।
किलो जूल पर मोल। क्यों? क्योंकि बच्चे जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो एक्चुअली तो क्या बनना है, 1 मोल ऑफ वाटर बनना है। तो जब भी 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा, चाहे जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस लें, होना चाहिए दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब भी उनमें वाटर का 1 मोल बनेगा तो हमेशा एनर्जी भी कितनी रिलीज होगी, -57.4 किलो जूल पर मोल। लास्ट बच्चे बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हम किसे बोलते हैं? इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी कंप्लीट कंबस्शन करते हैं, उसकी बर्निंग करवाते हैं, जितनी हीट रिलीज होगी हम क्या बोलेंगे, उसकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। और ये भी हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। यहाँ पर बच्चे एथेनॉल है, एथेनॉल की कंबस्शन करवाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में कितनी एनर्जी बची रिलीज हो रही है, हीट। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच सी इज इक्वल टू -1368 किलो जूल पर मोल। और बच्चे याद रखना, जब भी हम किसी चीज़ की कंबस्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब भी किसी चीज़ की हम कंबस्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। लास्ट बच्चे हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं? It is amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of a substance is dissolved in so much solvent that further dilution result in no detectable heat change। कि अगर हम किसी सब्सटेंस के 1 मोल को इतने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें कि अगर फर्दर उसकी डाइल्यूशन करें तो वहाँ पर हीट चेंज ना हो, डिटेक्टेबल हीट चेंज ना हो, तो उस केस में जितनी हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी उसे हम बोलते हैं उसकी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मीन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की NH4Cl, तो बच्चे उसकी जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, मीन अगर उसको हम वाटर के अंदर ऐड करवाते हैं तो बच्चे उसकी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वो पॉजिटिव के अंदर है, +16.2 किलो जूल पर मोल। और ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसकी क्या हो जाएगी, कूलिंग। क्यों? क्योंकि जो हीट है बच्चे वो सराउंडिंग से क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। क्योंकि सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो रही है तो सराउंडिंग मतलब जो वाटर है उसका सॉल्वेंट वो क्या हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इस तरह अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट की Na2CO3 की बात करें तो उसकी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, नेगेटिव है, और उस केस में जो सॉल्वेंट होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। इस तरह अगर हम बच्चे पोटाशियम आयोडाइड की बात करें, या पोटाशियम आयोडाइड को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो हमने लास्ट टाइम बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी इसकी एग्जांपल पढ़ी थी कि जब हम पोटाशियम आयोडाइड को अब्जॉर्ब करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, +21.4। तो मीन वो भी एक क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और उसकी जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव के अंदर है। इस तरह अगर वहाँ पर हमने एक और बात भी की थी, लिथियम कार्बोनेट और लिथियम कार्बन क्लोराइड, तो बच्चे याद रखना कि उनकी जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है वो नेगेटिव के अंदर होती है, और वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।